मजीद के मरने के बाद हमीद ने अपने बाप का और अपने भाई का बदला लेने के लिए वो बहुत गुस्से में था। लेकिन वही समस्या जो थी कि जब बाप ज़िंदा था तो पैसे भी थे, असर रसूख था, पुलिस वालों से खबरियों से टच होता था। अब ये नए यंगस्टर थे, इनकी इतनी जान पहचान भी नहीं थी, लोग इन पे भरोसा भी कम करते थे क्योंकि गुस्से वाले बहुत थे दोनों भाई। अब दोनों में से एक चला गया, खाली एक बचा। तो हमीद के लिए ये एक बहुत बड़ा एक इज्जत का सवाल बना कि मैं अपने बाप और अपने भाई की मौत का बदला कैसे लूँ। मैंने आपको पहले एक एपिसोड में बताया था कि दिलीप अजीज़ जो था वो कन्वर्टेड मुसलमान था। वो पहले हिंदू था, बाद में कन्वर्ट होकर इस्लाम कबूल किया और मुस्लिम बना। उनके पास एक पुराना एक लड़का काम करता था, हिंदू लड़का, काफ़ी सालों से, जिसका कोई अंडरवर्ल्ड की या क्राइम की या जराइम की दुनिया से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन ये दो जिस घर में वो काम करता था, जिन घर में वो खाना खाता था, जिसके साथ वो उठता बैठता था, उसमें दो लोग चले गए। तो वो लड़का जो था वो उन्हीं दिनों में कन्वर्ट हो के वो भी मुसलमान बन गया। उसका नाम था सोहेल। और जैसे कहते हैं कि नया नया जो रिक्रूट होता है वो ज़्यादा बहादुरी दिखाने का कुछ इच्छुक ज़्यादा होता है। तो सोहेल के अंदर जो फीलिंग थी अपने दो मालिक जो मरे उनके बारे में, या तीसरा जो जिंदा था हमीद, उसके बारे में, तो हमीद ने उसकी ये मेंटल पोजीशन जो थी वो अच्छी तरह समझी। हमीद को ये लगा कि ये शख्स जो है ये हमारे लिए कुछ भी कर सकता है। उसके पहले हमीद ने जो 4-5 लोगों से जो बात की थी करीम लाला के फैमिली के ऊपर अटैक करने के लिए, समद खान के भाइयों के ऊपर अटैक करने के लिए, जो उनके और गैंग मेंबर जिनका कोई अंडरवर्ल्ड से लेना देना नहीं था, वो सब कॉन्वेंट स्कूल के पढ़े हुए शादीशुदा लोग अपना काम करते थे। कभी कोई ऐसी वारदातों से उनका दूर तक का कोई रिश्ता नहीं था, लेना देना नहीं था। लेकिन पठान गैंग को ये डर ज़रूर था कि कुछ ना कुछ आगे ऐसा होगा जो हमारी फैमिली को नुकसान पहुंचाएगा। और उसी तर्ज पे हमीद सोच रहा था। हमीद ने जिन लोगों जिससे भी बात की कि आप जाइए और पठान गैंग के आदमियों को मारिए, मैं आपको इतने पैसे दूंगा, आपको हथियार दूंगा, तो वो लोग मारने से डरते थे। इसके मुंह पे नहीं बोलते थे कि हम ये काम नहीं कर सकते, लेकिन पठान गैंग को जाके इन्फॉर्म कर देते थे कि आपको मारने की हमें सुपारी मिली है, ये काम हमें करने को मिला है। तो उन लोगों के काम ना करने से जो हमीद की निराशा बढ़ी, तो उसने सोहेल को उसको हौसला दिया, उसका ब्रेन वॉश किया, उसको एक तरीके से इंस्पायर किया कि सोहेल, तुमने हमारे साथ खाना खाया, हमारी फैमिली का मेंबर है, तो हमारे भाई जैसा है, और मैं डायरेक्ट अभी बाहर नहीं निकल सकता हूँ क्योंकि निगाह सब मेरे ऊपर है, तुम्हारे ऊपर किसी को शक नहीं है। तो जिस तरह से पठान गैंग ने मनेश्वर गुप्ता अलियास मुन्ना गुप्ता को इस्तेमाल किया मजीद को मारने के लिए, उसी तरह हमीद ने कंस्पिरेसी बनाई, प्लानिंग किया करीम लाला के छोटे सके छोटे भाई रहीम खान को मारने का। मुंबई के अगरीपड़ा इलाके में एक क्रिश्चियन YMCA का एक सेंटर है, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन को हॉस्टल भी है, वहाँ पे कुछ वॉलीबॉल बास्केटबॉल खेलने की ग्राउंड वगैरह, और उसके सामने एक कॉर्नर पे बहुत बड़ा बैंगलो हुआ करता था, उसका नाम था गुल हाउस। तो गुल हाउस जो था वो ग्राउंड फ्लोर पे कोई और फैमिली रहती थी, और जो फर्स्ट फ्लोर का पूरा एरिया बहुत बड़ा बैंगलो था, वो मैंने देखा हुआ है, मैं गया हूँ वहाँ पे 2-4 बार। तो फर्स्ट फ्लोर पे रहीम खान, करीम खान का छोटा भाई करीम लाला का, वो उस फर्स्ट फ्लोर पे अपनी पूरी फैमिली और बच्चों के साथ रहते थे। तो गुल हाउस के ऊपर जब हमीद ने रैकी उसकी शुरू की, तो उसने पाया कि, मैं यहाँ पे बता दूँ कि रहीम खान का कोई किसी किस्म का कोई अंडरवर्ल्ड से लेना देना, कोई छोटा मोटा केस, एक्चुअली बहुत से लोगों को तो मालूम भी नहीं था मुंबई में कि करीम लाला का कोई छोटा भाई भी है। इतनी लो प्रोफाइल रखने वाला वो आदमी रहीम खान। उनका एक होटल था लेमिंगटन रोड पे, और उनके एक दूसरे बेटे का
दूसरा होटल था उस वहीं से बॉम्बे सेंट्रल एरिया में। तो वो उनके बेटे देखते थे, खुद आप देखते थे, कभी एक होटल में कभी दूसरे होटल में। तो 5 टाइम की नमाज़ पढ़नी, किसी से कोई बात भी नहीं करते थे वो। तो उस इस किस्म का आदमी जिसको बहुत चंद लोग जानते थे रिश्तेदारी में, या अपने मोहल्ले में, या पठानों में लोगों को मालूम था, बाहर किसी को पता नहीं था। तो हमीद को ये बात पूरी नॉलेज थी उस परिवार के बारे में। तो हमीद ने सोहेल को जब रैकी की गई गुल हाउस की को देखा गया कि फर्स्ट फ्लोर के एक बालकनी में सुबह 5 बजे बैठ के रहीम खान अपनी शेव किया करते थे, सामने गिलास रख के, कांच रख के, तो आईना रख के। तो वो 3-4 दिन सुबह जाके 5 बजे वो सोहेल को हमीद ने रहीम खान की शक्ल दिखाई। उसको चेहरा पट्टी बोलते हैं बम्बई की भाषा में, अंडरवर्ल्ड की भाषा में, कि जहाँ आपके चेहरे से पहचान करवाई जाती है। तो वो ताकि जब सोहेल अटैक करे तो किसी गलत आदमियों को नहीं मार दे, उसको मालूम होना चाहिए कि उसने किसको मारना है। तो उसके बाद सोहेल को और उसके जो सोहेल अब अकेला जाके तो मार नहीं सकता था, ज़िंदगी में पहला काम, और इतने बड़े आदमी को जाके मारना, गोली मारना। तो उसके साथ जो 2 आदमी और पैदा किए गए जो उसके साथ जो रैकी करने के लिए, और उसके मोटरसाइकिल पे जो चलाने वाला ढूंढा गया, उन लोगों को ये बताया, उनको ये नहीं बताया गया कि इस आदमी को मारना है। मारने की खबर सिर्फ सोहेल को मालूम थी। उसके जो 2 साथी साथ में बॉडीगार्ड उसके तैयार किए गए थे, उनको ये बताया गया कि ये बहुत अमीर आदमी है और रोज़ अपने घर से 5 लाख रुपए का कैश लेके एक बैग में रख के ये अपनी गाड़ी में निकलता है, इसको लूटना है। वो 5 लाख रुपए हमने लूटना है, जो 4 लाख जो भी अमाउंट बताया गया उनको, जो एक बनी बनाई कहानी थी एक अपने मकसद को अंजाम देने के लिए। वो 2 लोग इसलिए साथ में रल गए कि इस आदमी को लूटेंगे तो को हाथ बचदा हमें मिल जाएगा, क्योंकि मर्डर करने के लिए बहुत कम लोग तैयार होते हैं। तो उनको इस तरीके से पैसे का लालच दे के लाया गया। तो ये वो रैकी के टाइम करते करते एक दिन उनको ये मालूम पड़ा कि सुबह 10:30-11 के बीच में रहीम खान अपनी फिएट गाड़ी लेके, एक आदमी उनका ड्राइवर चला रहा था, एक ड्राइवर का दोस्त भी था जो साथ में बैठा था गाड़ी में, और रहीम खान गाड़ी में बैठ के डोंगरी इलाके में कुरान खाने के लिए जा रहे थे। उनके कोई जान पहचान में किसी की डेथ हो गई थी, तो उनके वहाँ पे कुरान का जो पाठ पूजा होती है, कुरान पढ़ी जानी थी, उसको कुरान खानी बोलते हैं, तो उसके लिए जा रहे थे। और अब जो आदमी सोहेल खान निगाह रख के और मोटरसाइकिल के पीछे अपना रिवाल्वर हाथ में लेके छुपा के बैठा है, और बाइक वाले को बता दिए कि चल भाई इसके जो गाड़ी को रोक, इसका हमने सामान लूटना है। वो आदमी बड़े जोश से मोटरसाइकिल लेके जैसे ही घर से निकले, थोड़ा दूर गए, थोड़े गज दूर, 200-300 गज, तो मोटरसाइकिल चलाने वाले ने गाड़ी के आगे लेके मोटरसाइकिल टोका। और जो दूसरा एक आदमी था, वो एक और प्राइवेट कार में, एक जो गेट अवे व्हीकल जिसको बोलते हैं, कि अगर हादसे के बाद कहीं आपका मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हो, कहीं गाड़ी में लग के गिर जाए, जहाँ घबरा के मोटरसाइकिल चलाने वाला उसको हैंडल नहीं कर सके, तो एक गेटवे व्हीकल होना चाहिए। तो वो एक दूसरी कार जो तीसरे आदमी को लालच दिया गया था कि आपको ये लूट का पैसा दिया जाएगा जो इस आदमी से लूटेंगे, तो उसने पीछे वो गाड़ी लेके, कार लेके, फिएट गाड़ी लेके आ रहा था। तो जैसे ही मोटरसाइकिल ने रहीम खान की गाड़ी रोकी, तो उस पीछे वाली गाड़ी ने आके पीछे से गाड़ी रहीम खान की गाड़ी को टक्कर मारी पीछे से, ताकि कहीं वो रिवर्स करके ड्राइवर जो भागने की कोशिश नहीं करे। तो पीछे से गाड़ी लगने से और आगे मोटरसाइकिल आने से जो ड्राइवर था और ड्राइवर के साथ दोस्त बैठा था, वो समझ गए कि कुछ मामला जो है वो ठीक नहीं है। वो जैसे ही सोहेल ने उतर के अपना रिवाल्वर निकाला, तो ड्राइवर और वो दोस्त उसके गाड़ी खोल के भाग गए, और रहीम खान अकेला गाड़ी में इस किलर के सामने निहत्था आदमी गाड़ी में बैठा पाया गया। तो कहते हैं कि सोहेल ने 2 वेपन थी उसके पास, अलग अलग किस्म की, तो उसने दोनों वेपन से कोई 10 गोलियां रहीम खान पे चलाई और रहीम खान गाड़ी में दम तोड़ दिया। तो ये एक बहुत डेयरिंग किस्म का हादसा मुंबई में हुआ कि एक
चलती गाड़ी में एक शख्स को इस तरीके से मार दिया जाए, एक बिल्कुल नया किलर जिसके ऊपर कोई शक नहीं कर सकता, जिसको कोई जानता नहीं, किसी ने सोचा नहीं था कि अमीर मजीद और दिलीप अजीज़ के घर में काम करने वाला एक छोटा सा हिंदू लड़का जो बाद में मुस्लिम बन गया और वो अपने बालकों के लिए इतना बड़ा रिस्क लेगा और वो अपनी वहाँ से वो ये मर्डर करके, और मर्डर भी किसका, करीम लाला के सके छोटे भाई का। तो ये मुंबई में एक बहुत बड़ा हादसा था और बहुत डेयरिंग के, जिस डेयरिंग से दिलीप अजीज़ का मर्डर हुआ उसके घर में जाके, और जिस डेयरिंग से मजीद का मर्डर हुआ उसके घर में जाके, उसी किस्म की डेयरिंग मजीद हमीद ने प्लानिंग करके दिया। लेकिन ये बात जो पठान गैंग और जो दूसरे अंडरवर्ल्ड के गैंग थे उनमें काफ़ी चर्चा का विषय बनी कि नए लोगों से क्राइम करवाना कैसे आसान हो जाता है, पुराने लोगों को का इस्तेमाल उनके इलाके में करना कैसे ख़तरनाक हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। और इस मर्डर के बाद एक मुझे याद है किस्सा जो मैंने भी रिपोर्ट किया था अपने अखबार में, जो कैसे कैसे हुआ। टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो रिपोर्ट छापी उसमें लिख दिया था, गैंगस्टर शॉट डेड ऑन ब्रॉड डे लाइट। ये एक हेडलाइन थी टाइम्स ऑफ इंडिया के 3 नंबर पेज पे। तो जब थोड़े दिनों के बाद उनके वो अंत क्रियाक्रम के बाद और जो रिलीजियस सेरेमनीज होती हैं वो करने के बाद जो रहीम खान की फैमिली थी उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को नोटिस भेजा कि जो होना था हमारे साथ वो तो हुआ, लेकिन आपने हमारे आदमी को, हमारे बाप को, जब मेरे पति को आपने गैंगस्टर कैसे कहा। और शॉट डेड ब्रॉड डे लाइट तो ठीक है, लेकिन वो गैंगस्टर नहीं था, वो तो शरीफ आदमी था, आम आदमी था, उसका कोई लेना देना नहीं था क्राइम से। तो वो नोटिस एक बहुत बड़े वकील से ड्राफ्ट करके टाइम्स ऑफ इंडिया को भेजा गया और 1 हफ्ते का नोटिस दिया गया कि अगर आपने ये खबर में तरमीम नहीं की या इसको वापस नहीं लिया या इसको डिनाई नहीं किया तो हम आपके ऊपर मानहानि का केस करेंगे। और मैं जब से टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहा था, पहली बार मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने उसी तीसरे सफ़े पे बड़ी खबर छापी कि ये हमारी रिपोर्टर से गलती हो गई, वो मरने वाला कोई क्रिमिनल नहीं था, गैंगस्टर नहीं था, वो शरीफ आदमी था, हम अपनी वो गलत रिपोर्ट की माफ़ी मांगते हैं। तो पहली बार टाइम्स ऑफ इंडिया को किसी मर्डर केस में माफ़ी मांगनी पड़ी, ये कह के कि वो आदमी जो हमने रिपोर्ट की थी वो गलत थी, वो आदमी गैंगस्टर नहीं था, वो एक शरीफ आदमी था। तो ये थी रहीम खान की कहानी। और आगे वाले जो गुरुवार को जो हमारा सेगमेंट आएगा, जिसको मैं वीरवार कहता हूँ हमेशा, उसमें बताएंगे कि पठान गैंग ने रहीम खान की मौत का बदला लेने के लिए हमीद का मर्डर कैसे प्लान किया। वो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है, देखना मत भूलिए। ये पूरे जो वारदातें हैं ये आपको कहीं पढ़ने को नहीं मिलेंगी। अभी 2 दिन का वक्त है आपके पास, आप इंटरनेट पे जाके कहीं भी जाके सर्च कीजिए, वो जो जानकारी आपको 2 दिन के बाद दी जाएगी वो आपको अच्छी लगेगी।